हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस्ड होंगे। मैं सूरज वर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, जिससे कि आप इजीली इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकें। और रिवीजन के लिए इनके पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए जाएंगे, जिससे आप इजीली रिवाइज भी कर सकें। चलिए बिना देरी करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो अर्लीस्ट पीपल थे वो सबसे पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, यानी कि दूसरे जानवरों का शिकार किया करते थे। फॉरेस्ट में जाके फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह कलेक्ट करके अपना जीवन यापन करते थे। तो ऐसे क्या चेंजेस आए कि एक टाइम के बाद लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई। लोगों ने क्या करा, फूड्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिए, लोगों ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। तो यही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि किस तरीके से लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस आए कि लोग पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, उसके बाद फूड्स वगैरह ग्रो करने लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत में हमको एक स्टोरी बताई जाती है तुषार की। तुषार एक ट्रेन के अंदर बैठा होता है विंडो सीट पे, और वो बाहर की तरफ देख रहा होता है तो चीज़ें पीछे की तरफ मूव कर रही होती हैं, जिस तरीके से पास्ट मूव करता है। उसके अंकल उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो कि जो ट्रेन्स वगैरह हैं ये लगभग 150 ईयर्स एगो स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम, और लोग जो बसेस का यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे वो लगभग कुछ ही डिकेड्स के पहले ही स्टार्ट हुई थी। तो तुषार सोचने लगता है कि अगर ट्रेनें लगभग 150 ईयर्स पहले और बसेस इतने कम समय पहले स्टार्ट हुई, तो जो पहले के पीपल हुआ करते थे, जो अर्लीस्ट पीपल हुआ करते थे, वो तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाते ही नहीं होंगे। तो वो सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो जो लोग जहाँ पैदा होते थे वहीं पूरा जीवन अपना बिता देते थे। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि नहीं, क्योंकि लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब वही सवाल आता है आगे कि लोग जो थे अर्लीस्ट पीपल वो क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। तो हम जानते हैं कि सबकॉन्टिनेंट में जो लोग लगभग 2 मिलियन ईयर्स से रह रहे हैं हमारे सबकॉन्टिनेंट में, उन लोगों को क्या बोला जाता था? हंटर गैदरर्स बोला जाता था। और ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनका जो तरीका था फूड को गैदर करने का, उससे इनका नाम पड़ा है। क्योंकि जनरली वो क्या करते थे, हंट करते थे एनिमल्स को, फिश को कैच करते थे, बर्ड्स को कैच करते थे, गैदर करते थे फ्रूट्स नट्स सीड्स वगैरह वगैरह। तो हंटर गैदरर्स क्या थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो हमारी हेडिंग क्या थी कि ये लोग क्यों मूव करते थे, तो उसके पीछे के हमको रीजंस बताए गए हैं कि सबसे पहला रीज़न क्या था कि अगर वो एक जगह पर रहा करते थे तो एट अ टाइम ऐसा होता था कि जो भी रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं, मतलब मान लो किसी इलाके में लोग रह रहे हैं और बहुत लंबे समय तक रह रहे हैं, तो यहाँ के जो रिसोर्सेज थे, यहाँ के जो पेड़ पौधे थे, यहाँ के जानवर थे, उनको धीरे धीरे ये लोग ख़त्म कर देते थे, और उसके बाद इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ जाता था। तो ईटन अप ऑल द रिसोर्सेज, प्लांट चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो रिसोर्सेज के ख़त्म होने के कारण ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ये था हमारा पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या था? एनिमल्स क्या थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, और ये जो अर्लीस्ट पीपल थे ये इन एनिमल्स को प्रे करते थे। प्रे का मतलब कि हंटिंग करते थे उन जानवरों की, उनको खाते थे। तो जब एनिमल मूव करेंगे, यानी कि जब उनका फूड मूव करता था एक जगह से दूसरी जगह, तो अपने फूड के चक्कर में ये भी क्या करते थे, उन एनिमल्स को फॉलो करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रासेस एंड लीव्स, जैसे डियर और कैटल्स के केस में ये घास और पत्तियों के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, और जो लोग इनको हंट करते थे यानी कि इनका शिकार करते थे, वो इनको फॉलो करने के चक्कर में, इनके मूवमेंट के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। थर्ड रीज़न क्या था कि प्लांट्स एंड ट्रीज़ जो है डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर हमको फ्रूट्स वगैरह देखने को मिलते थे। तो लोग क्या करते थे, एक सीज़न से दूसरे सीज़न एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे इन सर्च ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, इन सब के चक्कर में। फोर्थ रीज़न क्या था कि जो लोग थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, इनको वाटर चाहिए होता था सर्वाइव के लिए, और आज भी या कभी भी जीवन के लिए वाटर जो है सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सूखा पड़ जाए, या जो वाटर रिसोर्सेज है, मान लो कोई लेक है, कोई पॉन्ड है, वहाँ का पानी खत्म हो जाए, तो इनको क्या करना पड़ता था, दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। या दूसरा एग्जाम्पल देखें तो जो रिवर्स होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक पेरेनियल रिवर होती है, एक होती है नॉन पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर जो होती है उसके अंदर साल भर पानी रहता है,
और नॉन पेरेनियल जो होती हैं वो सीजनल रिवर्स बोलते हैं उनको। तो पेरेनियल रिवर्स के पास जो लोग रहते थे वहाँ पे तो उनको मूवमेंट की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट जो नॉन पेरेनियल रिवर्स हुआ करती थी वहाँ पे सीजनल चेंजेस होने के कारण जब वहाँ पानी ख़त्म हो जाता था तो पानी की तलाश में इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। तो वही हमसे कह रहा है कि वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम एंड रिवर्स, वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, यानी कि इसमें पूरे साल पानी रहता है। अदर्स आर सीजनल, कुछ सीजनल्स होती हैं। तो पीपल जो कि सीजनल रिवर्स के बैंक्स में या फिर ऐसे रिसोर्सेज के बैंक्स के आसपास रहते थे, उनको वाटर की सर्च में क्या करना पड़ता था, ड्राई सीजन में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। तो बेसिकली हमको 4 रीजन्स यहाँ समझ में आए। सबसे पहले कि जहाँ पे ये लोग रुकते थे वहाँ के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे तो इनको दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। सेकंड रीज़न क्या था कि जिन एनिमल्स को ये लोग प्रे करते थे उनको फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ये लोग मूव करते थे। थर्ड रीज़न क्या था कि जो फ्रूट्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह डिफरेंट सीजन में अलग अलग टाइप के इसके अंदर फ्रूट्स वगैरह होते थे, तो ये लोग क्या करते थे, उनके रिसोर्सेज के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फोर्थ रीज़न क्या था कि पानी के, वाटर रिसोर्सेज के चक्कर में, रीज़न से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करा करते थे। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम इन लोगों के बारे में किस तरीके से जानते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, लास्ट चैप्टर में ही हमने समझा था कि आर्कियोलॉजिस्ट होते क्या हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हंटर गैदरर्स की, जो कि वो अपने समय पे यूज करते थे। उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ वेपन्स ऐसे हैं जो कि, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो स्टोन से बने होते हैं, कुछ टूल्स जो हैं वो वुड से बने होते हैं, कुछ टूल्स ऐसे मिलते हैं जो कि बोन से मिलकर बने हैं, जिसमें से स्टोन के टूल्स देखोगे तो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर गए, और इनफैक्ट आज के समय पे भी देखेंगे तो बहुत सारे हमको स्टोन के टूल्स देखने को मिलते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमको देखने को मिले, चाहे वो स्टोन से मिले हों, चाहे स्टोन से बने हों, चाहे वुड से बने हों, चाहे बोन से बने हों, इन सारे टूल्स का यूज किस लिए करा जाता था, मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए, या फिर ट्रीज़ की बार्क को स्क्रैप करने के लिए, या फिर एनिमल की स्किन को हाइड, मतलब अलग करने के लिए, या फ्रूट्स वगैरह, रूट्स वगैरह को चॉप करने के लिए। और बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर अटैक करने के लिए, हंटिंग करने के लिए ये जो स्टोन के ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे, इनमें एक हैंडल अटैच कर दी जाती थी बोन की, जिससे कि, या फिर वुड की, ताकि इससे स्पीयर्स बना सकें या एरोज बना सकें। स्पीयर जानते हो ना, भाला लंबा सा ऑब्जेक्ट होता है, उसके आगे एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या करते थे, स्टोन का यूज करके शार्प ऑब्जेक्ट बना देते थे आगे, और पीछे बोन्स वगैरह जोड़ के क्या करते थे, स्पीयर या फिर एरो बना दिया करते थे हंटिंग करने के लिए। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड्स, कुछ टूल्स का यूज वुड्स को चॉप करने के लिए, ताकि फायरवुड के रूप में उसको यूज करा जा सके। वुड वाज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, तो हट्स वगैरह, झोपड़ी वगैरह बनाने के लिए भी वुड का यूज करा जाता था। अब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि इस टाइम फायरवुड यानी कि आग की इन्वेंशन हो रखी थी, मतलब यहाँ के लोगों को आग के बारे में पता था। ठीक है, और ये जो हमको यहाँ क्या समझ में आया कि हमको इन लोगों के बारे में कैसे पता लगता है कि ये जो टूल्स वगैरह यूज करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट को वो टूल्स मिले हैं जिसके बेसिस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये लोग क्या करते थे, किस तरीके से रहा करते थे। तो ये टूल्स किसके बने होते थे, स्टोन के, वुड के और बोन के, और जिसको डिफरेंट टाइप ऑफ यूज में लिया जाता था। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिया है स्टोन टूल्स, जैसे लेफ्ट में देखोगे ये वाला, ये ग्राउंड को डिग करने के लिए, ज़मीन में गड्ढा करने के लिए, ताकि ज़मीन के अंदर जो भी एडिबल पार्ट है, रूट्स वगैरह, उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। राइट वाला जो देखोगे, इसको स्टिच करने के लिए, एनिमल की स्किन से जो भी क्लॉथ बने होते थे उनको सिलाई करने के लिए इसका यूज करा जाता था। तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस थे। नेक्स्ट आता है चूसिंग अ प्लेस टू लिव इन, कि ये लोग जो रहा करते थे अपने रहने के लिए कौन से प्लेसेस का चुनाव करते थे, कि बेस्ट आइडियल प्लेसेस क्या थी जहाँ पे हमको इनके एविडेंसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो बेसिकली देखोगे तो उस टाइम पे दो ही रिसोर्सेज थे, मतलब एक तो रिसोर्स था वाटर, कि जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये लोग रहा करते थे। और दूसरा रीज़न था कि ये सारे अपने वेपन्स जो थे, टूल्स वगैरह थे, टूल्स बनाने के लिए किसका यूज करते थे, स्टोन्स का ज़्यादा यूज करते थे। तो जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन्स मिलते थे उस जगह पे ये लोग रहना पसंद करते थे। तो वही हमसे कह रहा है कि किस तरीके से चूज़ करते थे किसी जगह को रहने के लिए। तो ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड
एविडेंसेस ऑफ हंटर गैदरर्स। तो यहाँ मैप 2 में देखोगे तो जितने भी आपको रेड ट्रायंगल दिख रहे हैं, यहाँ पे हमको हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पे लोग रहा करते थे। यहाँ देखोगे हुंसगी, करनूल केव्स, और यहाँ पे देखोगे भीमबेडका जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे हमको हंटर गैदरर्स के एविडेंसेस मिलते हैं। आगे बढ़ें तो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली यही 3 प्लेस, बहुत सारी जगह ये लोग रहा करते थे, क्योंकि उसमें से कुछ ही हमें मैप में दिखाए गए हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर सच ए रिवर एंड लेक्स। तो ये लोग जहाँ रहा करते थे, ज़्यादातर साइट्स कहाँ पे हैं? नियर द सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, वहाँ पे ये लोग ज़्यादा पसंद करते थे रहना। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, और ये जो स्टोन के टूल्स हुआ करते थे ये भी उस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, इसलिए पीपल जो है ट्राई करते थे कि ऐसे प्लेसेस को फाइंड करते थे जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन्स जो हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाएं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा सबको। यहाँ देखो भीमबेडका जो कि प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है, एक ओल्ड साइट है विद केव्स एंड रॉक शेल्टर, जहाँ पे लोग गुफाओं में रहा करते थे। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। अब ये लोग कहाँ रहते थे? या तो वाटर सोर्सेज के पास, या फिर जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन्स मिलते थे वहाँ पे, या फिर ये लोग केव्स में रहना ही पसंद करते थे, क्योंकि जो रॉक केव जो होती थी वो एक नेचुरल शेल्टर की तरह होती थी कि ये रेन से, हीट से और विंड से प्रोटेक्ट करती थी लोगों को। तो ये लोग केव्स में रहना भी पसंद करते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखा है भीमबेडका। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीमबेडका में हमको केव्स में एविडेंस मिलते हैं हंटर गैदरर्स के रहने के। जैसे यहाँ एक रॉक पेंटिंग देखोगे तो रॉक पेंटिंग बनाई हुई है जिसके अंदर क्या है? मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्स हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल। तो ये जो केव्स के अंदर ये लोग रहा करते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे, तो इसमें बहुत सारी हमको पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का है। कुछ हमको सदर्न उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती हैं। और ये सारी पेंटिंग्स क्या शो करती हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को बना रखा है उनके ऊपर, बिल्कुल एक्यूरेसी और स्किल के साथ। तो यहाँ देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए इंसान है जो कि क्या कर रहा है? हंटिंग कर रहा है दूसरे जानवर की। नेक्स्ट एक पॉइंट है हमारा साइट। अब साइट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है साइट्स। साइट्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको एविडेंसेस मिलते हैं पास्ट में ह्यूमन लाइफ के, जैसे कि उनको टूल्स वगैरह, पॉट्स वगैरह या बरियल्स वगैरह मिलते हैं, तो उस जगह को साइट्स बोला जाता है जहाँ पे हमको एविडेंसेस मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स, यानी कि जितने भी थिंग्स वो लोग यूज करते थे, चाहे वो टूल्स हो, चाहे पॉट्स हो या बिल्डिंग्स वगैरह हो, इनके रिमेन्स जहाँ मिलते हैं उस जगह को बोला जाता है साइट। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इनके द्वारा बनाए जाते थे, अर्लीस्ट पीपल के द्वारा, इनके द्वारा यूज करे जाते थे, इनके द्वारा वहाँ पे छूट गए हैं, वहाँ छोड़ दिए गए हैं। दीज मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और ऐसा हो सकता है कि ये जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं ये सरफेस पे भी मिल सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमको क्या है ज़मीन के अंदर धंसे हुए बरियल में भी मिल सकते हैं। उसके साथ साथ देखोगे तो कुछ हमको एविडेंसेस वाटर में भी मिल सकते हैं। तो साइट जो है वो एक सरफेस पे भी हो सकती है, ये साइट जो है वो अर्थ के अंदर बरियल में यानी कि दफन भी हो सकती है एक, और उसके साथ साथ देखोगे तो वाटर के अंदर भी साइट्स मिल सकती हैं। तो साइट्स हमको याद रखना है, साइट उन प्लेसेस को बोलते हैं जहाँ पे हमको इन रिमेन्स ऑफ द थिंग्स ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, जिनके एविडेंसेस हमको वहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। आग के बारे में कैसे जानकारी मिलती है? फाइंड द करनूल केव्स ऑन मैप 2। अब यहाँ देखते हैं करनूल केव्स कहाँ है। मैप के अंदर देखेंगे तो यहाँ ये रही करनूल केव्स, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। करनूल केव्स में हमको फायर के एविडेंसेस मिलते हैं। Traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. तो कर्नूल केव्स में हमको एशिश मिलते हैं, इससे पता लगता है कि लोग क्या थे? फायर के साथ फेमिलियर थे। और ये जो आग थी, आग का यूज किस लिए करा जाता था? बहुत सारी यूजेस हैं। आग को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज करा जाता था, मीट को रोस्ट करने के लिए भी यूज करा जाता था, और थर्ड रीज़न क्या है कि आग को एनिमल्स को डराने के लिए, स्केयर करने के लिए भी यूज करा जाता था। तो वही हमसे पूछ रहा है कि आज के समय पे हम आग किस लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली देखोगे तो ये सारे रीजन्स आज भी एप्लीकेबल होते हैं।
लगभग। नेक्स्ट आता है नेम्स एंड डेट्स। आई थिंक इससे पहले की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि फ्लो समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हमने चैप्टर की स्टार्ट करी, इसमें हमने ये समझा कि लोग क्या थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, ना कि एक जगह अपना जीवन पूरा बिता देते थे। और उसके पीछे के रीज़न समझे कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे। उसके बाद हमने समझा कि हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे लगता है। तो पता इस तरीके से लगता है कि इनके टूल्स वेपन्स हमको मिलते हैं, उसके बेसिस पे हमको आइडिया लग जाता है। और फिर थर्ड टॉपिक था हमारा कि ये लोग किन जगहों पर रहना पसंद करते थे। तो वो जगह थी नियर द सोर्स ऑफ वाटर, नियर द रिवर, लेक्स। उसके साथ साथ जहाँ पे गुड क्वालिटी के स्टोन्स मिलते थे वहाँ ये लोग रहना पसंद करते थे, और जहाँ पे केव्स वगैरह होती थी वहाँ पे ये लोग ज़्यादा रहना पसंद करते थे। साइट्स का मतलब हमने समझा। फायर के एविडेंसेस हमको कहाँ मिलते हैं, करनूल केव्स में। अब आते हैं नेम्स एंड डेट्स। इसको समझने के लिए मैंने एक ग्राफ को ऐड करा है, इससे आप इजीली समझ सकते हो। तो यहाँ देखोगे स्टोन एज टाइमलाइन, यानी कि जब हम ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से देखोगे लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले से 12,000 ईयर्स एगो, यानी कि आज से लगभग 12,000 साल पहले, और वहाँ से लेके लगभग 2 बिलियन ईयर्स एगो, इस पीरियड को बोला जाता है पैलियोलिथिक एज। ये तीनों देखोगे यहाँ इन पीरियड तक हमको स्टोन का यूज मिलता है देखने को। मतलब लगभग 10,000 साल पहले तक लोग स्टोन वेपन्स का ही यूज करते थे। और इतने लंबे पीरियड को क्या करा हिस्टोरियंस ने, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा मीजोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक। और ये जो डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स करा है, क्योंकि तीनों में स्टोन के टूल्स का यूज करा जाता था। बट जब क्वालिटी ऑफ वेपन्स होती थी, क्वालिटी ऑफ टूल्स होता था, उनके बेसिस पे इस समय का डिवीजन किया गया है। जिसमें से पहला है हमारा पैलियोलिथिक, 2 मिलियन ईयर्स से लेकर लगभग 12,000 साल पहले तक, 12,000 साल से 10,000 साल तक, और नियोलिथिक 10,000 साल पहले तक का समय। अब इनको देखते हैं वन बाय वन कि जो पैलियोलिथिक पीरियड था यहाँ पे रफ स्टोन टूल्स, यानी कि जो स्टोन टूल्स थे उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे, खुरदुरे पत्थर के औजार होते थे। हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे इस पीरियड में लोग। नोमाडिक लाइफ जीते थे, मतलब एक जगह रुकते नहीं थे, ये ट्रैवल करते रहते थे। जहाँ इनको फूड मिलता था ये वहीं ट्रैवल करने लग जाते थे, वहीं रहने लग जाते थे, फिर दूसरी जगह मूव करने लगते थे। केव्स एंड रॉक शेल्टर, जो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे रहना ये लोग ज़्यादा पसंद करते थे। नेक्स्ट आता है मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में हमको माइक्रोलिथ यानी कि छोटे पत्थरों के औजार मिलते हैं, यानी कि यहाँ के मुकाबले हमें अच्छी क्वालिटी के टूल्स या छोटे पत्थरों से बने टूल्स देखने को मिलते थे। यहाँ के लोग फिशिंग और हंटिंग भी किया करते थे। उसके साथ साथ देखेंगे डॉग, जो कि सबसे पहला एनिमल था जिसको सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया, यानी कि लोगों ने जानवरों का हर्डिंग भी स्टार्ट कर दी, जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से सबसे पहला जानवर था डॉग। और बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ, तो देखोगे लगभग इसके अभी हम समझेंगे कि इस पीरियड के बाद लगभग 12,000 साल बाद कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से लोग क्या करने लग गए, सेटल्ड लाइफ की स्टार्टिंग हो गई, सेटल्ड लाइफ जीने लग गए। नेक्स्ट देखते हैं न्यूलिथिक। इसका पीरियड है 10,000 ईयर्स एगो। यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं लोग, और यहाँ पे जो वेपन्स मिलते हैं ये हमको पॉलिश्ड स्टोन टूल्स और अच्छी क्वालिटी के स्टोन वेपन्स मिलते हैं, टूल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी एनिमल डोमेस्टिकेशन देखोगे, कुत्ता, उसके साथ साथ भेड़, बकरी, बहुत सारे एनिमल्स हमको यहाँ पे डोमेस्टिकेट करने के एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ पे लोग परमानेंट विलेजेस में रहने लग जाते हैं। और पॉटरी भी हमको यहाँ देखने को मिलती है कि हाँ मिट्टी के बर्तन भी लोग बनाने लग गए, क्योंकि जब लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद फॉरेस्ट प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए पॉटरी का इस्तेमाल करते थे ये लोग, इसलिए यहाँ पे हमको पॉटरी के एविडेंसेस मिलते हैं। तो आई थिंक ये मोटा मोटा आपको क्लियर हो गया होगा, अभी हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझते हैं कि ये जो पूरी स्टोन एज है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। इसका टाइम पीरियड हमको याद रखना है, ठीक है। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं इसको। तो वही हमसे कह रहा है नेम्स एंड डेट्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। अब ये जो इतना लेंदी टाइम है इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ नाम दिए हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड, जो सबसे पुराना पीरियड है उसको पैलियोलिथिक बोलते हैं। और पैलियोलिथिक वर्ड में ये जो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड,
और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन पीरियड भी बोल सकते हैं इसको। द नेम पॉइंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। तो ये क्या करता है, ये जो पीरियड जो है ये इंपॉर्टेंस बताता है उस टाइम के स्टोन के टूल्स की। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स टू 12,000 ईयर्स एगो। कुल मिला के जो अभी हमने इमेज समझी वही बातें इसके अंदर लिखी हैं घुमा फिरा के, कि जो पैलियोलिथिक था वो 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 साल तक के टाइम का पीरियड था। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू 3 लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। तो ये जो पैलियोलिथिक एज थी सबसे पहले, जो कि 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स एगो तक का पीरियड है, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसको अपर मिडल और लोअर पैलियोलिथिक के नाम से जाना जाता है। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ह्यूमन के इवोल्यूशन से लेकर ये जो पीरियड है 12,000 ईयर्स एगो तक का, इसमें ही लगभग 99% ह्यूमन की हिस्ट्री कवर हो जाती है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी कि जब हमको चेंजेस देखने को मिले, उसके बाद लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, लोग हंटिंग गैदरिंग से एक सेटल्ड लाइफ की तरफ शिफ्ट होने लगे, उसी पीरियड की बात हो रही है कि द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड मीजोलिथिक। मीजोलिथिक यानी कि मिडल स्टोन एज। इस टाइम पे जो स्टोन हमको मिलते थे जिस इस पीरियड के, वो जनरली टिनी होते थे, छोटे होते थे, और उन टूल्स को बोला जाता था माइक्रोलिथ। ठीक है, यहाँ पे जो स्टोन के टूल्स मिलते थे इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोलिथ were probably stuck on the handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles। ये जो माइक्रोलिथ थे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे, इसको हम वुड पे या फिर कह सकते हैं बोन पे अटैच कर देते थे, जिससे कि एक हैंडल की तरह बन जाता था, और उससे सॉज और सिकल्स वगैरह बनाना आसान हो जाता था। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माइक्रोलिथ मिलते हैं तो हम जो पैलेलिथिक एज में जो वेपन्स मिलते थे, टूल्स मिलते थे, उनका यूज बंद कर देंगे। उस टाइम के टूल्स का भी यूज यहाँ पे देखने को मिलता है। द नेक्स्ट स्टेज अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज न्यूलिथिक। व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स? यहाँ न्यू का मतलब होता है न्यू, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि इसको न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव ऑल्सो मेंशन्ड द नेम ऑफ सम प्लेसेस, यू विल फाइंड द नेम ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन द लेटर चैप्टर। यहाँ देखोगे तो मैप में अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे न्यूलिथिक साइट्स के हमको नाम दे रखे हैं। वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड देम। तो हम यहाँ पे जो प्रेजेंट डे में नाम यूज करे जाते हैं उनके हिसाब से नाम यूज करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता उस टाइम पे लोग उस जगह को किस नाम से जानते थे। ठीक है, आई थिंक ये टाइम पीरियड आपको क्लियर होगा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। और ये जो इसमें न्यूलिथिक वाला पीरियड है 12,000 से 10,000 ईयर्स एगो, इसको हम एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड की तरह समझ सकते हैं, कि यहाँ पे हमको एक चेंजेस देखने को मिले, कि यहाँ पे लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे और यहाँ पे सेटल्ड लाइफ जीते थे, और ये जो बीच का पीरियड है ये बिल्कुल ट्रांजिशन का पीरियड है जहाँ पे हमको चेंजेस देखने को मिले। अब वही हम समझेंगे कि ऐसे क्या चेंजेस आए कि लोगों की लाइफ बिल्कुल ही बदल गई। तो अगला टॉपिक हमारा वही है, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट में चेंजेस आए किस तरीके से? अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, लगभग 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड का क्लाइमेट था वो एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज होने लग गया इस पीरियड के दौरान। क्योंकि देखोगे तो लगभग 12,000 साल पहले आइस एज का जो इफेक्ट था वो खत्म होने लगा, यानी कि यहाँ तक तो मौसम ठंडा था, और 12,000 के बाद मौसम धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट कर दिया, और जब मौसम गर्म होना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे ग्रास लैंड्स वगैरह ग्रो करने लग गए। उसके साथ साथ जो जेंटल एनिमल्स वगैरह थे, जैसे कि काऊ, शीप, सॉरी काऊ नहीं बोल सकते अभी, शीप वगैरह, गोट वगैरह, कैटल, इन सब की संख्या बढ़ने लग गई। तो वही हम पढ़ते हैं एक बार, विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म क्लाइमेट कंडीशन, कि जैसे ही 12,000 साल
पहले का पीरियड आप देखोगे तो धीरे धीरे वार्म क्लाइमेट शुरू हो गया। इन मैनी एरियाज दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे एरियाज में ग्रास लैंड्स जो हैं वो डेवलप होने लग गए। इसकी वजह से नंबर ऑफ देखोगे डियर, एंटीलोप, गोट, शीप्स, कैटल, इन सब की नंबर्स क्या करने लग गए, इंक्रीज करने लग गए। अब जो लोग इनको हंट करते थे, जो लोग इनका शिकार करते थे, नाउ फॉलोड देम learning about their food habits and their breeding season, it is likely that this happen people to start thinking about herding and rearing these animals. Fishing also become important. तो हमसे कहा जा रहा है कि जो लोग इनकी हंटिंग करते थे वो इनको फॉलो करने लग गए। फॉलो करने के साथ साथ देखोगे कि तो ये इनकी फूड हैबिट्स को पहचानने लग गए, इनके ब्रीडिंग सीजन को पहचानने लग गए। मतलब कुल मिला के उनकी लाइफ को जानने लग गए कि किस तरीके से इनको पाला जा सकता है, इनको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से फिशिंग भी देखोगे तो फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी थी उस टाइम पे। और ये जो सारा पीरियड हम पढ़ रहे हैं ना, ये 12,000 ईयर्स एगो चेंजेस, ये सारा याद रखना मीजोलिथिक वाला पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड जिसको हम बोलते हैं। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कि किस तरीके से फार्मिंग यानी कि खेती और हर्डिंग यानी कि जानवरों का पालना शुरू होता है पास्ट में। दिस वाज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. अब ये समय ऐसा था कि जब बहुत सारे ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जैसे कि वीट, बार्ली, राइस, ये सब नेचुरली ग्रो होने लग गए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। अब जो लोग, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे वो आदमी हो, ये क्या करते थे, प्रोबेबली कलेक्ट करते थे इन ग्रेन्स को फूड के रूप में। और धीरे धीरे ये जो क्रॉप का पैटर्न था उसको भी लर्न करने लग गए। जिस तरीके से एनिमल्स का पैटर्न इन्होंने पहचान लिया, उसी तरीके से प्लांट्स का भी ये लोग पैटर्न पहचानने लग गए कि कब ये ग्रो करते हैं, कब राइपेंड हो जाते हैं। दिस में लीड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन दियर ओन। तो सेम उसी तरीके से ये लोग क्या करें, फसलों को खुद ही उगाना सीख गए। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। और ये सारा हो क्यों रहा है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज होने के कारण जो है हमको ऐसे एनिमल्स भी देखने को मिले जो कि फ्रेंडली नेचर के थे। उसके साथ साथ जो क्रॉप्स थी वो खुद से ग्रो होने लग गई, जिसके अंदर ग्रेन्स वगैरह हुआ करती थी। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाई लिविंग फूड फॉर देम नियर दियर शेल्टर्स। अब ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, फूड वगैरह रख देते थे, जिससे कि एनिमल्स क्या होते थे, इनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। तो सबसे पहला जानवर जो इन लोगों ने पाला था वो एक एंसेस्टर था डॉग का। लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। तो धीरे धीरे लोग क्या करने लग गए, एनिमल्स को इनकरेज करने लग गए जो कि रिलेटिवली जेंटल नेचर के थे, जो कि शांत स्वभाव के थे, वो इनके कैंप्स के आसपास आने लग गए और रहने लग गए। और ये लोग भी इनको इसलिए पालते थे क्योंकि ये एनिमल्स जेंटल नेचर के होने के कारण खुद ही इनकी सेटलमेंट्स के आसपास आ जाते थे। तो इनको भी ऐसा लगता था कि एनिमल्स जो है इनका यूज करके हम मीट वगैरह का एज अ स्टोर हाउस यूज कर सकते हैं, कि जब हमको मन करेगा तो हमको हंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, इनको यहीं पे पाल लेंगे, तो जब हमारा मन करेगा जब इनकी हंटिंग करके हम इनको खा सकते हैं, मतलब इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ देखोगे तो बहुत मिल्क वगैरह और जो भी प्रोड्यूस निकलता है उसका भी यूज ये लोग करने लग गए थे। दीज एनिमल्स such as sheep, goat, cattle, and also the pig lived in herds, and most of them ate grasses. Often people protected these animals from attacks by wild animals. This is how they became herders. और धीरे धीरे ये क्या करने लग गए, इन सारे जानवरों को पालने लग गए जो कि घास खाते थे, और ये इन जानवरों की प्रोटेक्शन भी करने लग गए, और धीरे धीरे ये लोग क्या बन गए, हर्डर्स बन गए। नीचे हमसे पूछता है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। कि क्या आप बता सकते हो कि जो डॉग था उसी को सबसे पहले क्यों पाला गया। क्योंकि देखो डॉग आज के टाइम पे भी देखेंगे तो डॉग सबसे ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का है। फ्रेंडली नेचर का होने के साथ साथ ये इजी टू ट्रेन है, इसको आसानी से ट्रेनिंग दी जा सकती है, और ये ह्यूमन की हेल्प करता था हंटिंग में, उसके साथ साथ प्रोटेक्ट भी करता था ह्यूमन को वाइल्ड एनिमल्स से। इसलिए जो डॉग था उसको सबसे पहले पाला गया होगा उस टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन किसको बोला जाता है, इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। डोमेस्टिकेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जब लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स की देख रेख करती हैं, यानी कि हर्डर और फार्मर
ये वाले काम करने लग जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय द पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो भी आप देखोगे, चाहे वो कोई भी प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, जब इंसान उसको पालना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उनके बॉडी में, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस होने लग जाते हैं और फिर वो वाइल्ड प्लांट्स या एनिमल से डिफरेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ देखोगे तो यहाँ पे दो इमेजेस आपको दी गई हैं, जिसमें से एक जो है वो वाइल्ड एनिमल का टीथ है और दूसरा क्या है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल का टीथ है। जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहा है, फॉर एग्जांपल द टीथ ऑफ एंड हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वही पूछ रहा है, लुक एट दीज सेट ऑफ टू टीथ, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा वाइल्ड पिग का है और कौन सा डोमेस्टिकेटेड पिग का है? तो इसमें सिंपल सा आंसर वही है कि जिसका ज़्यादा शार्प टीथ होंगे वो वाइल्ड पिग का एग्जाम्पल है और दूसरा डोमेस्टिकेटेड। नेक्स्ट है, डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिकेशन है वो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था, धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस था और ये लगभग 12,000 साल पहले स्टार्ट हुआ। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। और डोमेस्टिकेशन की ही वजह से आज के टाइम पे जो हम फूड वगैरह खा रहे हैं, एनिमल्स वगैरह जो आज के टाइम पे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारा डोमेस्टिकेशन की वजह से ही है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि जो सबसे पहले जो प्लांट्स थे, अर्लीस्ट प्लांट जिनको डोमेस्टिकेट करा गया था, वो कौन से थे? व्हीट एंड बार्ले। तो वहीं एनिमल्स की बात करेगा तो शीप एंड गोट, और सबसे पहला एनिमल तो डॉग रहेगा ही रहेगा, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। शीप एंड गोट सबसे पहले थे, सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किया गया था डॉग का, उसके बाद शीप एंड गोट। अब आते हैं नेक्स्ट, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अभी तक एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, जिससे फ्लो बना रहा है चैप्टर का। सबसे पहले लोग क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, उसके बाद हमको इनके बारे में कैसे पता लगता है, तो इनके टूल्स से हमको पता लगता है। ये लोग कहाँ रहते थे? नदियों के पास रहते थे, लेक्स के पास रहते थे, केव्स में रहा करते थे जहाँ अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स मिलते थे, वहाँ ये लोग रहना पसंद करते थे। साइट्स का मतलब हमने समझा। उसके बाद फायर के हमको कर्नूल केव्स में एविडेंसेस मिलते हैं। उसके बाद हमने टाइम को समझा कि टाइम को आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, जिसका टाइम पीरियड हमको याद रखना है और इनके सारे फीचर्स हमको याद रखने हैं। तो अभी तक हमने पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक को पढ़ लिया। अब आते हैं हम नियोलिथिक पीरियड के टाइम पे। तो वही था कि एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, जिसकी वजह से ग्रासलैंड्स वगैरह ग्रो करने लग गई और जेंटल एनिमल्स जो हैं उनकी संख्याएं बढ़ने लग गई, और धीरे धीरे लोग पैटर्न को पहचानने लगे, एनिमल्स के, यहाँ तक कि प्लांट्स के पैटर्न को भी पहचानने लगे और खुद ही डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए। अब आते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक नया तरीका। इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप किसी बीज को बोते हैं, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। तो बेसिकली हमसे ये कहना चाह रहा है कि अगर हम कोई सीड बोएंगे या कोई भी फसल उगाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बड़े होने से लेकर उसके हार्वेस्टिंग पीरियड तक हमको एक जगह रुकना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज हमने किसी खेत में कोई चीज़ बोई फिर हम निकल गए आगे। अब अगर लोग धीरे धीरे फार्मिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो उनको एक जगह रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि उसका जो पीरियड होता है, क्रॉप पीरियड, वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो धीरे धीरे लोग देखोगे कि फार्मिंग की वजह से ही सेटल्ड लाइफ जीने लग गए, मतलब परमानेंट विलेजेस बनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। वही हमसे कह रहा है, दिस में बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ एंड इन सम केसेस ईयर। तो जब भी हम कोई चीज़ सो करते हैं, कोई सीड वगैरह बोते हैं, तो उसको पूरा तैयार होने में कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, इनफैक्ट कुछ ईयर्स भी लग सकते हैं, मतलब किसी किसी फसल में तो पूरा 1 साल लग जाता है। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि उनको रहना पड़ेगा सेम प्लेसेस पे फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन प्लांट्स की देख रेख करने के लिए, उनको पानी देने के लिए, उसकी वीडिंग करने के लिए, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए, जानवरों को, एनिमल्स को उससे दूर भगाने के लिए, मतलब बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी फसल को, जब तक वो राइपन नहीं हो जाते, जब तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाते। उसके बाद ग्रेन को
केयरफुली यूज भी करना है, उसके लिए स्टोरेज का भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। एज ग्रेन्स हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड शीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जब ये फसल तैयार होगी तो उसके बाद स्टोरेज की फैसिलिटी भी इनको बनानी पड़ेगी। तो बहुत सारे इलाकों में हम लोग देखते हैं कि लोग बड़े बड़े क्ले के पॉट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, या फिर वो बास्केट वगैरह बुनाई करके बनाने लग गए, मिट्टी के बड़े बड़े पॉट्स बनाने लग गए, ग्राउंड के अंदर गड्ढा करके बड़े बड़े पिट्स गड्ढे बनाने लग गए, और जहाँ पे इन ग्रेन्स को लोग क्या करते थे, स्टोर किया करते थे। नेक्स्ट आता है स्टोरिंग एनिमल्स। अब एनिमल्स को स्टोर करना है। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल्स जो हैं वो नेचुरली क्या करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से इंक्रीज़ करते जाते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इनकी देख रेख करोगे तो ये मिल्क वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है सोर्स ऑफ फूड। और उसके साथ साथ मीट भी प्रोवाइड करते हैं जब भी इन लोगों को ज़रूरत पड़ती थी उस हिसाब से। या दूसरे शब्दों में बोलें, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज स्टोर ऑफ फूड। यही मैंने बताया था कि जो एनिमल्स थे उनको ये किस लिए पाला करते थे, क्योंकि ये स्टोर ऑफ फूड की तरह एक्ट करते थे। जब इनका मन करा, जब इन्होंने खा लिया, जब मर्जी इनका प्रोड्यूस का यूज कर लिया, तो इस तरीके से एनिमल क्या है कि स्टोर ऑफ फूड की तरह रखा जाता था। इनको पालने का रीजन ही यही था। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब वही हमको देखना है कि सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स हमको कहाँ देखने को मिले। टर्न ऑन मैप टू को देखिए। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। अभी हम देखते हैं एक बार मैप में जो हमको ब्लू स्क्वायर्स दिख रहे हैं। एक बार मैप पे जाते हैं, मैप को, तो मैप पे जहाँ जहाँ हमको ये ब्लू स्क्वायर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ देखोगे ये मेहरगढ़ जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, बुरजहोम जम्मू कश्मीर में है, यहाँ देखोगे चिरान जो कि बिहार में है, महागरा और कोल्डीवा ये यूपी में पड़ता है प्रेजेंट डे देखोगे, ये दाऊजली हैदिंग ये असम में पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हमको एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ देखोगे हल्लूर, यहाँ पय्यमपल्ली जो कि तमिलनाडु में है, ये कर्नाटका में है। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे हमको अर्ली फार्मिंग वगैरह के एविडेंसेस मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने मैप को देख लिया। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, ईच मार्क्स अ साइट वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो जितनी भी जगह हमने देखी यहाँ पे हमको अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंस मिलते हैं इन जगहों से। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, और पूरे देश में देखोगे तो हमको मिलते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ थे जो कि नॉर्थ वेस्ट में देखोगे, कश्मीर में देखोगे, उसके साथ साथ ईस्ट और साउथ में देखोगे जो हमको मैप में दे रखे हैं। हालांकि हैं तो बहुत सारे, बट मैप में कुछ इंपॉर्टेंट ही हमको दे रखे हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। अब हम ये पता करने के लिए कि ये जो साइट्स हैं यहाँ पे जो लोग रहते थे ये फार्मर्स और हर्डर्स थे, इसके लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं प्लांट्स के और बोन्स के, जिससे इनको पता लग सके कि यहाँ के लोग क्या किया करते थे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स। तो एक एक्साइटिंग देखोगे खोज कहाँ मिली है कि लोगों को जले हुए ग्रेन्स मिले हैं। अब चाहे वो जानबूझकर जलाए हों या फिर जल गए हों किसी कारण। अब साइंटिस्ट क्या कर इसको ईजिली इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी जान सकते हैं कि कितने टाइप की क्रॉप्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो करी जाती थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो बेसिकली हमसे यही कहा जा रहा है कि ये जितने भी हमको एविडेंसेस मिलते हैं किस बेसिस पे मिलते हैं कि वहाँ पे जो क्रॉप्स थी उनके हमको रिमेन्स देखने को मिलते हैं, या फिर एनिमल्स वगैरह जो रियर करे जाते थे उनके बोन्स वगैरह की स्टडी करके हमको पता लगता है कि जितनी भी साइट्स हमने देखी यहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे। नेक्स्ट आते हैं टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको बहुत सारी जगह झोपड़ियाँ वगैरह घर वगैरह मिले हैं बहुत सारी साइट्स पे। जैसे एग्जांपल के लिए बुर्ज होम देखोगे जो कि कश्मीर में है। यहाँ पे पीपल क्या करते थे, पिट हाउसेस बनाते थे जो कि ग्राउंड में गड्ढा करके बहुत अंदर बनाते थे। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, और ठंडे मौसम में क्या करता था,
शेल्टर प्रोवाइड करता था। जैसे देखोगे ना आज के टाइम पे इग्लू वगैरह हाउसेस देखने को मिलते हैं कि ज़मीन के अंदर बनाए जाते थे ताकि कोल्ड से प्रोटेक्ट किया जा सके। सेम उसी तरीके से पिट हाउसेस बनते थे पहले के टाइम पे ताकि कोल्ड वेदर सीजन से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स। उसके साथ साथ देखोगे कि घर के बाहर भी हमको कुछ एविडेंसेस मिलते हैं लोगों की कुकिंग करने के, कुछ घर के अंदर भी मिलते हैं, जिससे आइडिया लगता है कि सीजनल मतलब टाइम टू टाइम ये लोग बाहर भी कुकिंग करते थे, घर के अंदर भी कुकिंग करते थे, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर कि मौसम के हिसाब से पीपल कुड कुक फूड इधर इंडोर और आउटडोर, कि लोग मौसम के हिसाब से अंदर बाहर, घर के अंदर या घर के बाहर कहीं भी खेती करते थे। Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from earlier Paleolithic tools and that is why that are called Neolithic. बहुत सारे हमको स्टोन टूल्स भी मिलते हैं कई जगह से, बट ये जो स्टोन टूल्स हैं, ये जो पैलेलिथिक वाले पीरियड में हमको स्टोन टूल्स मिलते थे इससे कुछ अलग थे, इसलिए इनको न्योलिथिक टूल्स बोला गया। क्योंकि न्योलिथिक वाले जो हैं वो पॉलिश्ड टूल थे, इनकी जो एजेस थी वो शार्प थी। तो पैलेलिथिक वाले पीरियड में जो स्टोन टूल्स मिलते थे उनसे बहुत ज़्यादा अलग थे। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। इनके टूल्स जो हैं वो पॉलिश्ड होते थे, फाइन कटिंग एज होती थी। मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। तो देखोगे ये मोटार्स और पेस्टल्स आज के टाइम पे भी देखोगे ओखली का यूज करते हैं मसाला वगैरह पीसने के लिए, कुछ इस तरीके का देखा होगा आपने। उस टाइम पे भी लोग ये चीज़ें यूज करते थे ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए या अदर प्लांट प्रोड्यूस को ग्राइंड करने के लिए। ये जो मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे। तो वही कह रहा है कि आज के टाइम पे भी इसका यूज होता है। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, कई हजार साल बाद, एट द सेम टाइम tools of the Paleolithic types continued to be made and used and remained. Some tools were also made of bones. और उसके भी लगभग हजारों साल बाद देखोगे तो पैलेलिथिक पीरियड में जो टूल्स वगैरह हुआ करते थे उनका यूज ऐसा नहीं है कि न्योलिथिक पीरियड आ गया तो उन टूल्स का यूज बिल्कुल बंद कर दिया गया। ये सारे टूल्स क्या होते थे, यूज होते थे, बस ये कि जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे टूल्स की क्वालिटी जो है वो अच्छी होती गई। ठीक है। Many kind of earthen pots have been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. बहुत सारे हमको मिट्टी के पॉट्स भी मिलते हैं जिसको डेकोरेट भी किया जाता था और उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। पीपल बिगिन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। और इन पॉट्स का यूज किस लिए करते थे, फूड को कुक करने के लिए, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, राइस, व्हीट और लेंटिल्स यानी कि दालें, इन सबको कुक करने के लिए। दैट नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट द डाइट, जो कि डाइट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके थे। कौन कौन सी फसलें, एक बार दोबारा देख लो, राइस, व्हीट और दालें। दे बिगिन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। और ये जो अभी हम स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं सारे न्यूलिथिक पीरियड के फीचर्स हैं कि इस टाइम पे हमको क्या कर रहे थे, पॉलिश्ड स्टोन्स देखने को मिल रहे थे, उसके साथ साथ मिट्टी के बर्तन देखने को मिल रहे थे जिसमें लोग कुकिंग कर रहे थे, राइस, व्हीट और लेंटिल्स यानी दालें वगैरह। उसके साथ साथ देखोगे लोग कपड़े बुनना भी स्टार्ट कर दिए थे इस पीरियड में। और ये जो कपड़े बन रहे थे ये कैसे थे, कॉटन के, यानी कि न्योलिथिक पीरियड में जब हम आते हैं तो यहाँ पे कॉटन के एविडेंसेस भी हमको देखने को मिलते हैं। और एनसीईआरटी ऐसे ही पॉइंट से सवाल पूछता है, डिड थिंग्स चेंज एनीवेयर एंड ऑल एट वंस। तो वही कह रहा है कि क्या सारी चीज़ें सब जगह एक जैसी चेंज हुई, तो इसका आंसर बिल्कुल ना है, क्योंकि सब जगह चीज़ें एक जैसी नहीं होती। कि अगर हम न्योलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में या पूरे वर्ल्ड में सब एक जैसी लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। तो वही कह रहा है, नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है। इन मैनी एरियाज मैन एंड वीमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। बहुत सारे इलाकों में जैसे हमने अभी देखा कि लोग फार्मिंग करने लग गए थे, हर्डिंग करने लग गए थे, बट अभी भी कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे लोग हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे, और कई इलाके ऐसे थे जहाँ पे लोग फार्मिंग और हर्डिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, besides in some cases people try to combine these activities doing different things during different seasons। वहीं देखोगे कुछ प्लेसेस पे लोग दोनों चीज़ें करते थे, मतलब कुछ सीजन में हंटिंग गैदरिंग करते थे, कुछ सीजन में वो लोग फार्मिंग हर्डिंग ये सब चीज़ें करते थे। अब हमको अभी तक इस चैप्टर में हमको पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है। अब चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है। अब हमको 2-3 साइट्स के बारे में बताता है, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। जैसे
एक जगह का नाम है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ आप मैप के अंदर एक बार देख लोगे तो पढ़ने में और आनंद आएगा। तो यहाँ देखोगे मेहरगढ़, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान में आता है। इसी के बारे में बता रहा है हमको कि मेहरगढ़ की क्या खासियत थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो वही कह रहा है कि मैप 2 को देखो, देख लिया हमने। दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन टू द ईरान। तो ईरान जाने का एक रास्ता है बोलन पास, उसी के पास ही लोकेशन है। प्रेजेंट डे पाकिस्तान में देखने को मिलेगा हमको। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat। और लास्ट चैप्टर में याद करो हमने किरदर और सुलेमान रेंज के बारे में पढ़ा था, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे था। तो ये जो मेहरगढ़ वाली लोकेशन है ये लगभग उसी के आसपास है, और वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि लोग व्हीट एंड बार्ली ग्रो करते थे। तो ऐसे चैप्टर्स को आपको कनेक्ट करके पढ़ते जाना है, ठीक है। तो मेहरगढ़ जो है वहाँ पे व्हीट एंड बार्ली के एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ के लोग शीप गोट ये सब पालना सबसे पहले स्टार्ट करा इन लोगों ने। इट इज़ द वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। और ये सबसे पुराना गांव है जिसको हम जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ के लोग परमानेंट विलेजेस में रहना स्टार्ट करे। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। बहुत सारे एनिमल के बोन्स भी मिलते हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर पिग, ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल हैं, चाहे डियर पिग, इन सब के बोन्स के एविडेंसेस मिलते हैं हमको। अदर फाइंड्स मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो यहाँ पे हाउसेस देखोगे तो लगभग तुमको रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलेगा, जिसमें से कुछ प्लेसेस ऐसे थे जिसको स्टोर रूम के रूप में यूज करते थे। ईच हाउस हैड 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. When people die, जब लोग मर जाते थे तो उनके रिलेटिव और उनके फ्रेंड उनको रिस्पेक्ट देते थे, यानी कि लोग मरने के बाद की लाइफ पे भी विश्वास रखते थे। तो पीपल लुक आफ्टर नहीं होगा, लुक अप टू होगा। पीपल लुक अप टू देम, यानी कि उनको रिस्पेक्ट देते थे। परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट। तो लोगों का ये मानना था कि जो लोग मर जाते हैं उसके बाद भी लाइफ है, जैसे कि आज के समय पे लोग मानते हैं ज़्यादातर। बरियल इट वन ऑफ सच अरेंजमेंट। तो लोगों को दफनाया करते थे ये लोग। और जितनी भी बरियल साइट्स हमको मिली है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, जो मेहरगढ़ में मिली हैं, इज वन इंस्टांस द डेड पर्सन वाज बरीड विद गोट विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो ये जो मेहरगढ़ के हमको एक बरियल मिली है, इसके अंदर देखोगे, यहाँ इमेज के अंदर दिखाया हुआ है कि इंसान के साथ देखोगे तो गोट उसको भी साथ में दफनाया गया है, ये मान के कि जो अगले वर्ल्ड में जाएगा उसके लिए एज अ फूड इसके साथ इसको दफनाया गया है। मतलब लाश को दफनाने के बाद, बरियल करने के बाद, उसके साथ एनिमल्स वगैरह को भी दफनाया जाता था, जो कि मानते थे ये लोग कि नेक्स्ट वर्ल्ड में जब ये जाएगा तो इसको एज अ फूड ये हम सर्व कर रहे हैं। आगे आते हैं एल्सवेयर। तो यहाँ एक पेंटिंग के बारे में बताया गया है। ये पेंटिंग दिखा रखी है हमको। ये फ्रांस में किसी जगह की पेंटिंग है जहाँ पे 4 छोटे स्कूली बच्चे, उन्होंने इसको ढूंढा था। और ये पेंटिंग लगभग 10,000 से 20,000 साल पुरानी है। और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि वाइल्ड हॉर्स, एक वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल होता है, और उसके साथ साथ बाइसन, वुली राइनोसोरस, रेनडियर, बियर, मतलब इन सब चीज़ों के आपको यहाँ पे पेंटिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो पेंटिंग्स आपको बनी हुई दिख रही है, इन पेंटिंग्स के अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर वगैरह यूज नहीं करे गए, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसे कलर हुआ भी नहीं करते थे। तो उस टाइम पे क्या यूज करते थे, मिनरल्स का यूज करके ये पेंटिंग करी जाती थी, जैसे ऊसर, आयरन ओर, चारकोल। ऊसर का यूज करते थे येलो या फिर रेड कलर का यूज करने के लिए इसका यूज करते थे। आयरन ओर का यूज करते थे ब्राउन या फिर रेड कलर का यूज करने के लिए। चारकोल ब्लैक कलर का यूज करते थे। मतलब अगर बेसिकली कहा जाए तो ये लोग मिनरल्स का यूज करके पेंटिंग्स में कलर करते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पेंटिंग्स बनाते थे किसी सेरेमनी ओकेशन पे, या फिर कोई स्पेशल रिचुअल है, या फिर किसी एनिमल को हंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले, प्रे करने से पहले पेंटिंग बनाते थे। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इन पेंटिंग को बनाने के। वहीं एक टर्की का एग्जाम्पल दिया है कि एक फेमस न्यूलिथिक साइट है जो कि टर्की में है।
जहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दूर दूर से लाकर, मतलब इस जगह पे हमको अलग अलग चीज़ों के एविडेंसेस मिलते हैं जो बहुत दूर दूर से लाकर रखी गई हैं। जैसे फ्लिंट यानी कि जो रंगीन पत्थर होते हैं सीरिया से लाए हुए, रेड सी से लाई हुई कौड़ीज मिलती हैं हमको, सेल्स मिलते हैं जो कि मेडिटेरियन सी से ला रखे हैं एंड यूज इन द सेटलमेंट। रिमेंबर देयर वर नो कार्ट्स, मोस्ट ऑफ थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ द पैक एनिमल्स एज कैटल और बाई पीपल। मतलब कुल मिला के ये कह रहा है कि ये जो हमको न्यूलिथिक साइट मिलते हैं यहाँ पे अलग अलग जगह की बहुत सारी चीज़ों के एविडेंसेस मिलते हैं जो दूर दूर से लाई गई हैं। हालांकि उस टाइम पे कोई कार्ट वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो भी सामान लाते थे वो अपनी पीठ पे रख के लाते थे या फिर एनिमल्स वगैरह की बैक पे रख कर लाते थे। तो यहाँ ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है। एक बार यहाँ पे मैंने एक चार्ट, एक इमेज ऐड करी है, यहाँ से आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसको एक बार याद कर लेना कि किस तरीके से सवाल बन सकते हैं इस मैप के थ्रू। जो मैप इस चैप्टर के अंदर दिया है, ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी पैलियोलिथिक साइट थी, कौन सी नियोलिथिक, कौन सी मीजोलिथिक। जैसे भीमबेडका, हंसगी और करनूल केव्स, ये जो हमने पढ़ा था, ये हंसगी, करनूल केव्स और भीमबेडका, ये किसके पैलियोलिथिक साइट के एग्जाम्पल थे। नियोलिथिक साइट में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे और उनके स्टेट्स भी याद रखने हैं। मेगालिथिक साइट के भी एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। जैसे यहाँ सारी साइट्स और उनकी लोकेशन लिखिए कि कौन से राज्य में है। तो मेहरगढ़ किसके लिए फेमस है? कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए। पिट हाउसेस कहाँ मिलते थे हमको? बुरझोम में, जो कि जम्मू कश्मीर में था। भीमबेडका में केव पेंटिंग मिलती है। असम में कौन सा था? दाऊजिली हार्दिंग था। पाकिस्तान में कौन सा था? तो मेहरगढ़ था। आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? नदियों वगैरह के आसपास। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यही था। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।